जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इसके लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं चाइना और रसिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर दोस्तों जो है डिटेल में बात करेंगे। आपके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती होंगी कि चाइना में क्या चलता है, रूस में क्या चलता है, कैसे मतलब पूरा वहाँ पे सिस्टम जो है वहाँ पे तानाशाही होती है, कितनी तानाशाही होती है, किस लेवल की तानाशाही होती है, कितने लेवल की जो है डेमोक्रेसी है या नहीं है, मतलब डिक्टेटरशिप, और कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से जो है वहाँ का काम करता है, चाहे चाइना की बात हो चाहे जो है रूस की बात हो। तो इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को हम बहुत ही परिप्रेक्ष्य में जो है इंडिया के जो है देखेंगे, यानी कि इंडियन पॉलिटी और यहाँ में जो है डिफरेंस कितना है। हालांकि डिफरेंस तो बहुत बड़ा है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी हैं और ये जो है मतलब अभी आपको समझ आएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो हम रूस और जो है चीन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं आज दोस्तों जो है इंडियन पॉलिटी का बेसिक टू एडवांस मैं पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी के लिए। इसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, दूसरे लेक्चर में मैंने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, थर्ड लेक्चर में मैंने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। और दोस्तों मैं सिर्फ वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि एक खूबी इस लेक्चर की ये भी है कि मैं इंडिया से कंपैरिजन करके पढ़ाता हूँ। क्योंकि इससे जो है यूपीएससी ने अक्सर जो क्वेश्चन 2018 से पूछती चली आ रही है, तो उसने जो है लगभग जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कंपैरिजन बेसिस पे ही पूछे हैं। इसलिए इंडिया को जो है कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लेक्चर को जो है स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है बता दूँ, और जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि दोस्तों हमारा ये जो चैनल है, आप ये मान के चलिए कि इस पर जो है 700 लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मैंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सी सैट, इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इकोनॉमिक्स, एंसेंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, एसे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल, पाइथन, यूपीएससी गाइडेंस, टेक्नोलॉजी, साइंस। तो ये सारे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है ये सब पढ़ा रखा है अपने चैनल पे, खासकर ये यूपीएससी और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए जो है बिना किसी बकवास के इस लेक्चर को स्टार्ट करें। थोड़ा सा जो है आप और सुन लीजिए। वो दोस्तों ये है कि अगर जो है आप पीडब्ल्यू से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमारा जो है स्क्रीन पे आपको कूपन कोड दिख रहा होगा। इस डिस्काउंट कूपन कोड को अगर आप लगा करके पीडब्ल्यू में कोई भी बैच परचेज करते हो तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले किसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया जाए, हाँ? तो चलिए पहले देखते हैं किसका मिलता है। तो अमेरिका निकलता है या चाइना, किसका पढ़ाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों जो पीपीटी है, मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ये जो पीपीटी जिससे मैं पढ़ाता हूँ, कई लोगों के सवाल थे कि कहाँ पे ये पीपीटी मिलेगी। तो वो दोस्तों आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडब्ल्यू का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एडमिन को मैसेज कर दीजिए, वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो जो है कहाँ गया, हाँ, सबसे पहले जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे रसिया का। ठीक है, तो रसिया का दोस्तों चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें उससे पहले मैं ऐसा ज़रूरी समझता हूँ कि आपको वहाँ की विचारधारा को समझना चाहिए। आप कहोगे सर कौन सी आइडियोलॉजी, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने आइडियोलॉजी पढ़ाई नहीं और यहाँ पे आइडियोलॉजी कैसे आ गई। दरअसल ये जो रसिया और चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये दरअसल कुछ लोगों के विचारों से प्रभावित हैं, और जब तक आप उनको नहीं समझोगे तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे बहुत अच्छे से। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रसिया जो है रसिया जो है जो कन्फेडरेशन बना था, ये दोस्तों 1917 की क्रांति जो है, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, और उससे जो है सोवियत का कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं कि पहले सोवियत हुआ करता था, यानी कि 1991 से 1991 में जो है सोवियत रूस जो था, यानी कि जो यूएसएसआर था, वो जो है 15 जो है टुकड़ों में टूट गया और वो जो कन्फेडरेशन थी वो टूट गई। ये बात आपको कहानी पता होगी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, और कोल्ड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो जो है कोल्ड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ जा कर के 1991 में जो अमेरिका ने जो है रूस को, सॉरी यूएसएसआर को जो है 15 टुकड़ों में तोड़ दिया, और उसके बाद जो है एक देश आपका बचा रसिया, और बाकी जितने भी यूक्रेन और ये जितने भी जो है कजाकिस्तान वगैरह वगैरह, ये सब जो है यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसमें दोस्तों 15 देश हुआ करते थे। यूएसएसआर का अगर मैं मैप आपको दिखाऊं तो आप थोड़ा देख लीजिए कि यूएसएसआर पहले कैसा दिखता था, और ये दोस्तों टूट गया, अब जो है रसिया बचा हुआ है। ठीक है, पहले यूएसएसआर बहुत बड़ा होता था। मैं आपको दिखा दूं मैप इसका। तो ये दोस्तों यूएसएसआर का मैप है। ये आप देख लीजिए, इसमें देखिए पूरा जो है सब कब्जा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब यूएसएसआर का हिस्सा है। ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अजरबैजान,
ये सब जो है रसिया के ही, जॉर्जिया वगैरह ये सब रसिया का हुआ करता था, मालदोवा, बेला, ये सब जो है रसिया का है। ठीक है, तो यूएसएसआर काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, और यूएसएसआर आपको पता है कि 1991 में जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, और टूटने के बाद जो है 1991 के बाद जो है रसिया उभर करके सामने आया, और बाकी जो है 14 जो कंट्री थे उन्होंने अपनी अपनी जो है इंडिपेंडेंट हो गए, अपनी अपनी सरकार बना ली। और अब रूस चाह रहा है कि जो दोबारा हमारा जो यूएसएसआर था वो वापस मिले। इसके लिए जो है रूस अक्सर जो है किसी ना किसी के ऊपर लड़ाई करता रहता है, जैसे अभी यूक्रेन के साथ चल रही है, ताकि यूक्रेन अपना जो है वापस लिया जा सके। क्रीमिया को कब्जा उसने कर ही लिया है तो इस प्रकार से जो है रूस चाह रहा है अगेन वो उस ताकत को जो है हासिल किया जाए। और आपको पता है कि जो है रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है और चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है तो वो दोस्तों रहा है, मैं आपको बता दूं, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का। अब आप कहोगे ये सर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या है? दोस्तों दरअसल आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति के नाम से वो आइडियोलॉजी बन जाए। आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, गांधीयन आइडियोलॉजी, नेहरूवियन आइडियोलॉजी, नेहरू की आइडियोलॉजी। ऐसे दोस्तों एक कार्ल मार्क्स नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? कार्ल मार्क्स। ये दोस्तों जो कार्ल मार्क्स था ना वो बड़ा खतरनाक आदमी था। उसने जो है जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, पूंजीवादी, और जो सोशलिस्ट लोग होते हैं, समाजवादी, तो उनमें जो है उसने जो है पूरा मतलब दुनिया का आंखें खोल दिया कि कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं ये जो अमीर लोग होते हैं गरीबों को जो है लूटते हैं, गरीबों को जो है धर्म के नाम पे जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, और खूब बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा पैसा कमाते हैं, खूब बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं। उस प्रॉफिट से जो है मतलब रिवेन्यू बढ़िया जनरेट करते हैं, और जब उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है फिर जो है उनके पास डीलिंग की ताकत आ जाती है, फिर वो जो है गरीबों को जो है कम से कम सैलरी में हायर करते हैं, और इससे जो अमीर है वो अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है। तो कार्ल मार्क्स दोस्तों एक ऐसा साइंटिस्ट था जो दुनिया में फैल हो गया। उसने कहा था कि एक दिन ये जो वर्कर्स हैं ना पूरी दुनिया के, एक दिन ये यूनाइट होंगे। जैसे आज भी उसकी कब्र जो है वो यूके में है यूनाइटेड किंगडम में। तो उसने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जो वर्कर्स हैं पूरी दुनिया में, जिनका एक्सप्लॉयटेशन ये अमीर लोग करते हैं, कैपिटलिस्ट करते हैं, वर्कर जो है परेशान हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यू हैव टू यूनाइट, यानी कि पूरे दुनिया के जो वर्कर हो, मैं कार्ल मार्क्स की कहानी बता रहा हूँ, उसके विचार बता रहा हूँ, पूरी दुनिया के जो वर्कर्स हो वो यूनाइट हो जाओ। यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास कुछ भी खोने को नहीं है, क्योंकि तुम मरोगे तो वैसे भी तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन ही ऐसा हो रहा है। कौन कर रहा है? अमीर कर रहा है। तो सब जो वर्कर हो ना वो सब जो है आ जाओ हमारे साथ, और ये जो सत्ता है कैपिटलिस्ट की इसको उखाड़ करके फेंक दो। किससे? वायलेंस करो। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। तो अगर देखा जाए तो जो वायलेंस है यानी कि हिंसा करो, और जो है ये सब जो है छीन लो इनके पास से, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो है कैपिटलिस्ट जो लोग थे वो काफ़ी होशियार निकले, और उन्होंने जो इसने भविष्यवाणी की थी कि यह ऑटोमेटिक काम होगा एक दिन, जब जनता ऊब जाएगी, जब त्राहिमाम हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक काम होगा। लेकिन ऑटोमेटिक आज तक उस दिन का इंतज़ार है जब ये होगा, तो हो ही नहीं पाया। तो कार्ल मार्क्स दोस्तों जो है फेल हो गया, ठीक है। लेकिन उसने जो है पूरी दुनिया पे एक अपना असर डाला, असर इस बात का कि आज भी जो है पूरी दुनिया डरती है कार्ल मार्क्स से। बल्कि जितने भी जो कंट्री है ना कैपिटलिस्ट, अपने आप को अमेरिका वगैरह जो है मानते थे, वो इतना जो है डर गए कि उन्होंने भी जो है वेलफेयर का काम, कल्याण का काम चालू कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में जो ऐसा हो जाए। तो कार्ल मार्क्स दोस्तों, चूँकि ये पॉलिटिकल साइंस का तो लेक्चर है नहीं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूँ। इस पर कार्ल मार्क्स पर मैंने अलग से लेक्चर ले रखा है, आप डाल दीजिएगा तो जो है आ जाएगा। तो दोस्तों मार्क्स के जो विचार है ना, ये किसको सपोर्ट करेंगे? ये सपोर्ट करेंगे वर्कर को, ये सपोर्ट करेंगे लेबर को, समझ गए। तो जो सोशलिस्ट कंट्री होती है, देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सबसे पहले सोशलिज्म आएगा, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब है कि कुछ लोग जो है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो नेचुरल रिसोर्स को जो है कंट्रोल करेंगे,
पहले चीज़ समझिए होता क्या है। दरअसल पहले कैपिटलिस्ट था, यानी कि पूंजीपति। पूंजीपति वाले के बाद क्या आएगा, सोशलिज्म आ जाएगा। सोशलिज्म में क्या होगा, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो जो है पूरी समाज मतलब देश को जो है चलाएंगे सोशलिज्म में, ठीक है, और कंट्रोल करेंगे नेचुरल रिसोर्स को, और जो है सब व्यक्तियों को जो है काम मिलेगा, सब व्यक्ति जो है अपना अपना जो है मतलब अगर देखा जाए तो कम्युनिटी टाइप का जो है कम्युनिटेरियन टाइप का जो है काम होगा, और सोशलिस्ट जो है राज्य बनेगा, सोशलिस्ट। अच्छा आपको पता हो तो हमारे देश के जो नेता लोग जो थे, जैसे भगत सिंह की बात कर लीजिए, गांधी की बात कर लीजिए, ये जितने भी नेता, नेहरू की बात कर लीजिए, सब सोशलिस्ट विचारधारा के ही थे। समाजवाद की विचारधारा जो रूस और चाइना में जो ज़्यादा चलती है, उसी से सब इन्फ्लुएंस थे। इसीलिए आप देखिए ना 1947 से लेकर के 1991 तक हमारे यहाँ सोशलिस्ट चल रहा था। ब्रेड लो तो सरकार बेच रही, सब सरकार ही कंट्रोल कर रही है, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। और भारत जो है अल्टीमेटली 1991 में समझा कि ऐसे काम बनेगा नहीं, हमें मार्केट को अपनी ओपन करना पड़ेगा। तो सोशलिस्ट समझ गए कि सोशलिस्ट में क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। और समाजवाद में क्या होता है, सोशलिस्ट में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है देश को चलाते हैं। इसके आगे का भी एक चरण है, इसके आगे की भी एक प्रक्रिया है, जिसको दोस्तों हम कहते हैं कम्युनिस्ट। मार्क्स का कहना था कि सबसे पहले सोशलिस्ट आएगा, उसके बाद कम्युनिस्ट आएगा। अब कम्युनिस्ट में क्या होता है, तो दोस्तों जैसा कि आपकी इकोनॉमिक्स की जो बुक है, ठीक है, और किसकी बुक आती है इकोनॉमिक्स की, रमेश सिंह की, हाँ, उसमें दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है कि जो कम्युनिस्ट है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल सिर्फ नेचुरल रिसोर्स पे नहीं होगा, बल्कि जो लेबर पार्टी है उस पर भी होगा। जैसे चाइना जो है लेबर पे भी कंट्रोल करके चलता है। दूसरी तरफ दोस्तों मार्क्स के शब्दों में अगर कहा जाए तो मार्क्स कहता है कि कम्युनिस्ट जब आएगा तो वहाँ पे जो अभी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सोशलिस्ट में जो रूल कर रहे थे ना देश पे, वो भी हट जाएंगे, और फिर जो है समाज ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक कम्युनिटी टाइप का चलेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है, और कोई जो है ग्रुप ऑफ पीपल रूल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है कि 4 दिन बाद पता चला वो जो है कैपिटलिस्ट बन जाए जा करके, तो ऐसी संभावना रहती है, इसीलिए उनको भी हटा दिया जाएगा। दोस्तों जो गांधी जी के विचार हैं वो लगभग कार्ल मार्क्स के समकक्ष ही हैं। गांधी जी भी जो है वो किसी स्टेट को जो है दुश्मन मानते हैं। गांधी जी का भी मानना है कि स्टेट जो है बेकार है, इस स्टेट जो है मतलब अगर देखा जाए तो अनार्की क्रिएट करता है, मतलब जो है किसी को दंड देगा, किसी को सज़ा देगा, ठीक है। तो गांधी जी भी इसके खिलाफ हैं। बस गांधी जी और मार्क्स में बस इतना संबंध है कि गांधी जी जो है वो जो है जो गांधी हैं वो जो है वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स वायलेंस को सपोर्ट करता है। और इन्हीं का जो विचार है वो आपको रूस और चाइना पे ज़्यादा दिखेंगे। तो आज की जो दशा है ना चाइना और रूस की, वो दोस्तों उसी के विचार के कारण है। आप बात समझ आई? ये जो कनेक्टिविटी है ना, अगर समझ आ गई हो तो अभी लाइक ठोक दो और कमेंट करके बताओ कि हमारे जो पास्ट के लेक्चर देख के आए और अभी जो देख रहे हो कैसे लग रहे हैं। कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, अब देखिए दोस्तों मार्क्स के विचार से ही एक जो है रूस में जो है व्यक्ति हुआ जिसका नाम व्लादिमीर लेनिन था। उसने जो है अगर बात की जाए तो लेनिन ने जो है मार्क्स के थोड़े से विचारों को मॉडिफाइड किया, और लेनिन अगर बात की जाए तो इसका जो है इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है, मतलब मार्क्स से ही प्रभावित है। मार्क्स पहले आया, लेनिन जो है थोड़ा सा उसके विचारों को अपनाया और रूस में इम्प्लीमेंट किया और आराम सत्ता पे आया। तो सोवियत ने कॉन्स्टिट्यूशन अपने अगर बता दूं तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताऊं तो वो 1918, 1936, 1977 इनमें जो है रूस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी यूएसएसआर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के बिगड़ भी चुके हैं, ठीक है, यानी कि 3 बार जो है यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन बना। और ये मार्क्सिस्ट और लेनिन की जो विचारधारा है उसी वो इन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। दोस्तों मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? उनका कॉन्सेप्ट है कि जो सर्वहारा वर्ग है, यानी कि जो प्रोलेटेरिएट है, वो दोस्तों है डिक्टेटरशिप करें। कौन डिक्टेटरशिप करेगा? प्रोलेटेरिएट। दरअसल 2 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, एक होते हैं बुर्जुआ, एक होते हैं प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआ का मतलब जो पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट वाले। प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है वर्कर क्लास। तो यहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप किसकी चलनी चाहिए? वर्कर क्लास की। सेंट्रलाइज इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब स्टेट जो है कंट्रोल करे हर चीज़ को। कैपिटलिस्ट में इसका विरोध होता है, मतलब कैपिटलिस्ट में जो है सेंट्रलाइज नहीं चाहता है, व्यक्ति अपना आज़ादी चाहता है। और कम्युनिस्ट जो है एक पार्टी बनेगी वो जो है सुप्रीमेसी उसकी रहेगी। तो आप देखिए, चाहे आप रूस में देख लो, चाहे आप चाइना में, पार्टी ही सबसे पहले मानी जाती है। जब बल्कि मैं आपको बता दूं चाइना में जो आर्मी होती है ना, वो पार्टी के लिए काम करती है, ना कि देश के लिए काम करती है। मार्क्सिज्म और लेनिज्म में जो है राइट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है कलेक्टिव थे, ना कि इंडिविजुअल पे ध्यान देते थे।
मतलब क्या हुआ, मतलब दोस्तों ये हुआ कि सोशलिस्ट है तो सबसे ज़्यादा समाज पे फोकस होगा, ना कि इंडिविजुअल पे। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, बिजनेसमैन अपना सोचता रहता है, कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अपना अपना अपना। यहाँ पे कलेक्टिव विचारधारा होती है। तो एक प्रकार की लिबरल डेमोक्रेसी जो है, अगर बात की जाए तो सोवियत जब दोस्तों ख़त्म हो गया, यानी कि जब सोवियत था, जब वो ख़त्म हो गया तो फिर जो है विचारों में थोड़ा परिवर्तन आया। यूएसएसआर के गिरने के बाद फिर एक प्रकार की लिबरल डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश हुई, कहाँ पे, यूएसएसआर में, ठीक है। और जो वन पार्टी जो सिस्टम था मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म वाला, वो दोस्तों जो है ख़त्म हुआ, उसको रिजेक्ट किया गया। और करंट कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों रूस का जो है वो 1993 में, चूँकि यूएसएसआर जो है टूट गया तो नया बनाना पड़ेगा, तो 1993 में जो है लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ जो है करंट कॉन्स्टिट्यूशन आया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। रूस में, जिसमें जो है रूल ऑफ लॉ था, सेपरेशन ऑफ पावर थी, इंडिविजुअल के राइट्स और लिबर्टी को जो है प्रायोरिटाइज किया गया, मल्टी पार्टी सिस्टम आया रूस में। कब आया, 1993 में। अथॉरिटेरियन दोस्तों जो है प्रेसिडेंशियल फार्म वहाँ पे आई। आज भी अब देखिए रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दर्शन करा देते हैं तुम्हें, ये जो है आप देख रहे हो, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन जो है वहाँ पे रिजीम जो है बन के आई, जो है प्रेसिडेंट, हालांकि देखो ये सब बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा वहाँ पे है नहीं, पहले आप बात समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे लोग समझते हैं कि रसिया में जो है मतलब डिक्टेटरशिप, तानाशाही, मतलब जो है मार मूर कर रखा जाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिबरल डेमोक्रेसी वहाँ पे भी है, बस सत्ता जो है उसमें थोड़ा सा खेल है। अगर वहाँ पे आप सत्ता के लिए संघर्ष करोगे तो फिर जो है लपेट दिए जाओगे, बस वो ना करना, बाकी सब आराम से खुशी खुशी सब रहते हैं, सब चंगा से, सब बढ़िया है, ठीक है। और वरना रिवोल्ट ना हो जाए, और जो भी जो है वहाँ पे सत्ता के लिए आता है आगे, फिर वो जो है लिखा जरूर है मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन वहाँ जो चलता है वो तुम ही जानो। अथॉरिटेरियन दोस्तों प्रेसिडेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है पूरा अथॉरिटी लिए बैठा है। डिस्पाइट लिबरल फ्रेमवर्क, यानी कि लिबरल फ्रेमवर्क के अलावा प्रैक्टिस सेव्ड बाई स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव आइडियोलॉजी, यानी कि वहाँ पे लिबरल फ्रेमवर्क है जरूर, लेकिन जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव की जो आइडियोलॉजी है वही जो है चीज़ों को सेव करती है। प्रेसिडेंट दोस्तों जो है कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटर है, और रसियन जो ट्रेडिशन है सेंट्रलाइज अथॉरिटी का, उसको जो है दिखाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जो कि जो है पुराना, अगर रूस का इतिहास जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जारशाही रह चुकी है, ठीक है। और सोवियत की जो लेगेसी है उसको दोस्तों वहाँ का प्रेसिडेंट आज भी कंटिन्यू करता है। तो ये रसिया की बात समझ आई। अब दोस्तों थोड़ा सा चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाओ। चाइनीज़ की दोस्तों जो विचारधारा है, तो वहाँ पे कई सारे लीडर हुए, जैसे माओ जेडोंग, सन यात सेन, डेंग जियाओपिंग, शी जिनपिंग। तो वहाँ पे जो है चाइना में अगर बात की जाए तो चाइना, इसीलिए मैंने लेक्चर जो है वो साथ ही रखा क्योंकि दोनों का कंसेप्ट है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के विचार के साथ साथ माओ जेडोंग के भी जो है थॉट चलते हैं। अभी माओ जेडोंग आप कहोगे सर कौन है, तो माओ जेडोंग की दोस्तों बहुत बड़ी महिमा है चाइना में, ठीक है। इसकी एक रेड बुक होती है, रेड बुक क्या होती है, रेड बुक, वो दोस्तों लगभग सभी बच्चों को जो है चाइना में पढ़नी पड़ती है, रेड बुक माओ जेडोंग की, ठीक है। और चूँकि ये पॉलिटिकल थाट नहीं है इसलिए मैं माओ जेडोंग पर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ जो है अगर ये मैं यूजीसी नेट में के सिलेबस में दोस्तों माओ जेडोंग है, ठीक है, और उसमें दोस्तों इनकी बात की जाती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ ताकि आप संविधान को जब समझेंगे तो आपको कनेक्ट होगी चीज़ें कि हाँ वही जो बोला था वही सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे माओ जेडोंग को पढ़ाना मेरा पर्पज़ नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ तो माओ जेडोंग पे बहुत लंबी कथा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो चाइना में जो है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के विचार तो हैं। अच्छा, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिसेंट का मैं आपको बता दूं तो 1982 का है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। 1982 में बदलता रहता है दरअसल वहाँ पे जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के विचार तो हैं, माओ जेडोंग के भी थॉट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों जो है वो सीधे तौर से मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को जो है एक्सप्लिसिटली जो है होल्ड करता है कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म रहेगा। और कम्युनिस्ट जो चाइनीज पार्टी है उसकी लीडरशिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंसरिन की गई है आर्टिकल 1 में, यानी कि वहाँ पे पार्टी जो है सर्वे सर्वा है, ठीक है। और क्लास स्ट्रगल, सोशलिस्ट पाथ, कलेक्टिव ऑनरशिप पर जोर दिया गया है, समझ रहे हो। यानी कि जैसे जो क्लास का स्ट्रगल होता है ना, अमीरी गरीबी, सोशलिस्ट समाजवाद पे, कलेक्टिव सबका साथ सबका विकास वगैरह जोर दिया गया है। सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे जो सोशलिज्म है ना
वो दोस्तों कुछ चाइना की जो है करेक्टरिस्टिक्स डाल करके सोशलिज्म बना है, जो है डेंग जोपाइंग जो है उनके थॉट में जो है से इंस्पायर्ड है। तो 1978 के बाद जो है अगर देखा जाए तो जो है वो आपको समय वहाँ के, चूँकि उस समय प्रेसिडेंट डेंग जोपाइंग थे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों सबसे पहले वहाँ पे सन यात सेन, कुछ मुख्य आदमियों के नाम बता देता हूँ चाइना के। जैसे सबसे पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह मतलब मान के चलिए कि सन यात सेन थे, ठीक है, चाइना के पहले मतलब जो है काफ़ी शुरुआत के व्यक्ति सन यात सेन। उसके बाद दोस्तों माओ जेडोंग का झंडा फहरा, और उसके बाद जो है डेंग जोपाइंग का झंडा फहरा, और उसके बाद जो है आज आप देख रहे हो कि सी जिनपिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम आपने जान लिए। तो दोस्तों जब माओ जेडोंग की मौत हो गई तो डेंग जोपाइंग आए, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जब डेंग जोपाइंग आए तो इन्होंने जो सोशलिज्म में कुछ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स डाली। इनकी आइडियोलॉजी दोस्तों ये थी कि सोशलिज्म तो रहेगा लेकिन मार्केट में रिफॉर्म होते रहने चाहिए अंडर वन पार्टी कंट्रोल। मतलब ये थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की विचारधारा लेकर आए, क्योंकि अगर जब तक आप ओपन नहीं करोगे इकोनॉमी को तब तक चाइना बड़ा बन नहीं सकता है, और चाइना तभी बड़ा बनेगा जब मार्केट को थोड़ा सा कैपिटलिस्ट टाइप की विचारधारा लाओगे, हर व्यक्ति अपना बिजनेस करे, व्यापार करे, ठीक है। तो ये चीज़ इन्हें समझ आ गई कि अगर दुनिया में राइज करना है तो ये क्लोज इकोनॉमी बन के नहीं कर सकते हो, और इन्होंने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है रिकॉग्निशन दी 2004 में अमेंडमेंट करके। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा चीज़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी को देना, क्योंकि जो सोशलिस्ट कंट्री होती है उसमें क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को बड़ा मतलब जो है जल्दी रिकॉग्नाइज किया नहीं जाता है, क्योंकि कलेक्टिव ऑनरशिप होती है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इन्होंने जो है रिकॉग्निशन दी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और इन्होंने दोस्तों डेवलपमेंट पे फोकस किया, ना कि सिर्फ क्लास स्ट्रगल को। तो इनके जो है कुछ मॉडर्न टाइप के विचार हैं। अगर दोस्तों रूस की अगर बात की जाए तो रूस में भी जो है मैं आपको बताऊं तो रूस में भी जो है एक व्यक्ति थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। रूस में दोस्तों रसिया प्रेसिडेंट नोबेल प्राइज। तो रूस के भी दोस्तों जो है रसिया प्रेसिडेंट मिखाइल इन 1982 कोल्ड वार ईस्ट एंड ब्रॉड टू वर्ल्ड नोबेल प्राइज प्रेसिडेंट गोर्बाचेव। हाँ, तो दोस्तों ये जो है मैं आपको बताऊं कि रसिया के भी एक प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसएसआर के, ठीक है, और इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था 1990 में। अब आप कहोगे सर क्यों बता रहे हो, तो यार देखो हम जब पढ़ाते हैं ना तो फिर बेहतरीन पढ़ाते हैं और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट के जो है बुल्ट खोल देते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव को जो है वो 1990 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। दरअसल ये भी जो है रूस में 1990 के दशक में सुधार लेकर आए थे। किस प्रकार का सुधार? ग्लासनोस्ट की पॉलिसी, समझ रहे हो, यानी कि इकोनॉमी को थोड़ा सा जो है मतलब जितना स्ट्रिक्ट करके रखा था उसको थोड़ा सा जो है खोला जाए, लोगों को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जाए। तो ये सारे सुधार जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने किए थे। और अमेरिका देखो ये इतना जो है इनसे प्रभावित था। प्रभावित क्या था, ये दरअसल अमेरिका के कहे चल रहे थे और यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो ही चुका था, और इसीलिए दोस्तों जो है मिखाइल गोर्बाचेव जो है इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्योंकि कोल्ड वार ख़त्म ही हो गया लगभग, तो शांति का पुरस्कार मिल जाएगा। ये दोस्तों रूस में सुधार लेकर आए थे। जैसे डेंग जोपाइंग का जो रोल दोस्तों चाइना में है वही यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव का है रसिया में बात की जाए तो। बात आपको समझ आई दोनों? इनको पीस प्राइज क्यों मिला था? क्योंकि 1991 में रसिया जो है यूएसएसआर टूट गया था और उसके पीछे जो जिम्मेदार थे वो यही थे। इन्होंने जो है प्रेसिडेंट थे और इन्होंने कुछ ऐसे काम किए, मतलब जनता को ज़्यादा, चूँकि अब ऐसा नहीं है कि जो है रूस के ये दुश्मन है, यूएसएसआर के दुश्मन है, ऐसा नहीं है। दरअसल वहाँ की जनता जो है बवाल काटे हुए थी, ओपन की बात कर रही थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्होंने फिर वही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वाले जो है सुधार लेकर के आए और आज रसिया जो है थोड़ा सा अब ठीक है लेकिन अथॉरिटेरियन तो अभी भी है दोस्तों। अब जो है सी जिनपिंग तो आज भी चल रहे हैं। तो इन्होंने दोस्तों 2018 में एक अमेंडमेंट इंसर्ट किया सी जिनपिंग ने, और कहा है कि सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ न्यू एरा, यानी कि सोशलिज्म जो है विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। और चाइनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? कि सोशलिज्म भी हो, थोड़ा सा ओपन भी हो, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकें। तो ये जो है सोशलिज्म में 2-3 नए थॉट जो है डाल दिए हैं दोस्तों। ये स्ट्रेस जो है पार्टी सुप्रीमेसी पे देते हैं सी जिनपिंग,
ठीक है, बल्कि वहाँ पे पार्टी ही रहती है चाइना में, ठीक है। चाइनीज नेशनलिज्म एंड सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, यानी कि जो है जो लीडरशिप रहेगी चाइना में वो सेंट्रलाइज रहेगी, और चाइना में नेशनलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और दोस्तों जो टर्म है प्रेसिडेंसी का, उस पर जो है लिमिट लगा दी गई है, और ठीक है, परमानेंट लीडरशिप वहाँ पे दिखाता है। इसलिए देखिए ना, सी जिनपिंग जो है तब से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है, अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो चाइना है वो दोस्तों मार्केट सोशलिज्म पे आधारित है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो अथॉरिटेरियन फ्लेवर है। रसिया में क्या है, अथॉरिटेरियन फ्लेवर है, प्रेसिडेंट तानाशाह टाइप का है, एग्जीक्यूटिव तानाशाह टाइप की है, लेकिन डेमोक्रेसी है रूस में, ठीक है। और यहाँ पे जो है पार्टी का सिस्टम चलता है चाइना में, और सीसीपी जो पार्टी है, ठीक है। और इंडिविजुअल के जो राइट होते हैं वो दोस्तों पार्टी और सोशलिज्म पे डिपेंड करते हैं। और ज़्यादा ध्यान दोस्तों चाइना में दिया जाता है कलेक्टिव राइट्स पे, सबके राइट्स पे, ये नहीं कि तुम इंडिविजुअल जो है उलट पड़ो जा करके। और यूनिटरी सोशलिस्ट स्टेट है। रसिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, ऐसा सिर्फ पेपर पे है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। इंडिविजुअल राइट्स पे जो है प्रायोरिटाइज दिया गया है, लिबरल डेमोक्रेसी है। और ये शिफ्ट है मार्केट इकोनॉमी पे, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पे। तो रूस भी थोड़ा सा सुधार कर लिया है, क्योंकि ग्रो फिर नहीं करोगे तो कैपिटलिज्म दोस्तों ग्रोथ की एक, आप मान के चलिए कि वो होती है। तो ग्रो मतलब यही हमारे इंडिया में भी चलता है, मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिज्म से ग्रोथ होती है और सोशलिज्म से लोगों का वेलफेयर होता है। और चलिए अब दोस्तों जो है रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे हम आ जाते हैं। रसिया का जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोस्तों यूएसएसआर के ब्रेक होने के बाद 1993 में जो है बना था। रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो रसिया जो है एक सोवरेन, डेमोक्रेटिक, फेडरल, रूल ऑफ लॉ स्टेट है। कैसा? सोवरेन यानी कि अपने आप में संप्रभु। अब दोस्तों आप ये मत पूछना कि सोवरेन का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर जो है आप पिछले हमारे लेक्चर देख के आए होगे तो ये बार बार तो मैं बताऊंगा नहीं हर लेक्चर में कि बार बार वही चीज़ें बताऊं। आप पिछले लेक्चर देख के नहीं आए हो और तुम्हें इतने बेसिक ज्ञान है ही नहीं, तो फिर जो है थोड़ा सा समझो, तुम्हारी दशा थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अब हर बार जो है एक एक शब्द को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा 20 साल लग जाएंगी लगभग, ठीक है, पढ़ाने में। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें आपको बता दी जाएँ। तो रसिया कैसा है? सोवरेन है, यानी कि अपने मामले में संप्रभु है, कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, ठीक है। और फेडरल है, ठीक है। और चूँकि अलग अलग जो है स्टेट वगैरह है तो फेडरल सिस्टम है। रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। रिपब्लिकन फॉर्म की गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है? रिपब्लिकन फॉर्म की। अगली अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो है मल्टी एथनिक कैरेक्टर जो है रशियन फेडरेशन का जो है रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे मल्टी एथनिक, चूँकि मल्टी एथनिक मतलब मल्टीपल एथनिक कैरेक्टर के लोग रहते हैं, इसलिए मल्टी एथनिक कैरेक्टर है रशियन का फेडरेशन का। फेडरेशन में दोस्तों 22 रिपब्लिक हैं, 9 जो है कराई हैं, टेरिटरी जिनको कहते हैं, 46 ऑब्लास्ट हैं, रीजन जिनको कहते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ऐसे थोड़ा बहुत सुन लो कि हाँ फेडरेशन जो है इनसे मिलती है बनती है। 1 ऑटोनोमस जो है ऑब्लास्ट है। ऑब्लास्ट का मतलब होता है रीजन, जिसमें जो है जूस एओ ये आता है। 4 ऑटोनोमस ओक्रूग्स हैं, डिस्ट्रिक्ट। और 3 दोस्तों जो है फेडरल सिटी हैं, जैसे मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, सवस्तापोल। और करंट अगर रिकॉग्नाइज काउंट अगर किया जाए तो 85 सब्जेक्ट जो है हैं। और रसिया का दोस्तों क्लेम है कि उनके पास 89 सब्जेक्ट हैं। और वो ऐसा दोस्तों 2022 में क्लेम किए थे कि यूक्रेन की जो टेरिटरी हैं वो जो है उन्होंने जब मिला ली, मतलब 85 रिकॉग्नाइज काउंट है करंट में, ठीक है। लेकिन रसिया दोस्तों क्लेम करता है 89, क्योंकि वो यूक्रेन की जो कुछ टेरिटरी हैं उनको भी जो है अब अपना मानने लगा है कब्जा करने के बाद, ठीक है। तो ये दोस्तों फेडरल स्ट्रक्चर आप समझ गए, क्योंकि देखिए पूरा देश में पावर मतलब जो है थोड़ा थोड़ा जो है मतलब अपना फेडरल स्ट्रक्चर तरीके से टूटा हुआ है इंडिया के तरीके से, इसलिए फेडरल उसको कहते हैं। और पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेटिक आर्डर है और राइट्स हैं। ऐसा नहीं कि राइट साइड्स नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब आतंकवाद मचता होगा, ऐसा यार कुछ भी नहीं होता है। सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स वहाँ पे लोगों के पास है। 2020 का जो अमेंडमेंट है वो दोस्तों वैल्यूज में शिफ्ट करता है। किस प्रकार की वैल्यू? वहाँ पे दोस्तों जो है फैथ गॉड में दिया जाता है और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू माना गया है, यानी कि भगवान में भरोसा होना चाहिए। अब दोस्तों ये फैथ इन गॉड का है कई किया है, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं तो आप बताओगे कैसे, क्यों फैथ इन गॉड है। दोस्तों थोड़ा सा मेडिवल पीरियड में चले जाइए। मेडिवल पीरियड में भी जो राजा होता था ना, देव नाम पियदासी, जिले लाही, जिले जमहूरियत,
मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ये सब क्या थे? ये सब अपने आप को जो है भगवान के नज़दीक पाते थे। और अगर आपको सत्ता पे काबिज रहना है तानाशाही के रूप में, तो भगवान से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो है फैथ इन गॉड डिक्लेयर किया गया है, ताकि जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बन जाए। समझ लो, मैरिज जो है वो रसिया में सिर्फ मैन एंड वुमेन के बीच में ही होंगी। ठीक है, रसिया की जो लैंग्वेज है वो स्टेट फार्मिंग का जो है मतलब लैंग्वेज का तरीका है, मतलब स्टेट फार्मिंग लैंग्वेज है। रसिया की जो लैंग्वेज है वही स्टेट को फार्म करती है। क्रिटिक दोस्तों क्या है, ये दोस्तों जो है क्रिटिक ये है कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं वो दोस्तों मतलब उतने सख्ती से जितना होना चाहिए उतना है नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा जो है मतलब गड़बड़ है मामला। पॉलिटिकल सिस्टम मल्टी पार्टी है, फ्री इलेक्शन होते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस अगर देखोगे तो इलेक्शन लैक फेयरनेस एंड जेन्यून कंपटीशन, यानी कि वहाँ पे जो है इलेक्शन में फेयरनेस होती नहीं है, जेन्यून कंपटीशन होता ही नहीं है। जैसे पार्टी अगर कोई दूसरी खड़ी हुई तो उसको मार मुर के ढेर कर देंगे, और फिर भी मान लो खड़ा हो गया तो जो है इलेक्शन में गड़बड़ कर देंगे। तो ये सिस्टम चलता है। डिवीजन ऑफ पावर है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में। फेडरल असेंबली है, ठीक है, एक फेडरल काउंसिल होती है जिसको अपर हाउस कहते हैं, और उसमें जो है ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, राज्यसभा की जैसी है। ठीक है, फेडरल काउंसिल, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वेरी करती है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब है रीजन, ठीक है, क्षेत्र वगैरह जो है। तो 2 रिप्रेजेंटेटिव हर फेडरल सब्जेक्ट से जाते हैं। ठीक है, अब फेडरल सब्जेक्ट कौन से हो गए? अरे भैया यही जो बढ़ाए थे ये इनसे जाते हैं। ठीक है, 2 लोग जो है हर फेडरल से जाते हैं सब्जेक्ट से। स्टेट ड्यूमा जो है वो लोअर हाउस है लोकसभा के जैसे, इसमें 450 डिप्यूटीज हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और पहले जो है ये 4 साल के लिए होते थे 2008 तक, अब 5 साल। दोस्तों प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो ये हेड ऑफ स्टेट होता है। इसका टर्म जो है वो 6 साल होता है, 6 ईयर। पहले ये 4 ईयर हुआ करता था, बहुत से लोगों को पता नहीं है, अब ये 6 ईयर होता है। दोस्तों 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें दोस्तों करंट प्रेसिडेंट जो है वो अब 2036 तक बने रहेंगे। ठीक है, तो टर्म तो फिर हटा ही दो, फिर बातें ख़त्म। ठीक है, तो 2020 का दोस्तों जो है अमेंडमेंट ये कहता है कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट हैं वो 2036 तक बने रहेंगे। ठीक है, और ये 2020 का अमेंडमेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी है रशियन सिस्टम में प्रेसिडेंट की। ठीक है, और जबकि इंडिया का प्रेसिडेंट तो नॉमिनल होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो अपॉइंटमेंट दोस्तों जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और स्टेट ड्यूमा का जो है अप्रूवल चाहिए होता है। चूँकि वहाँ पे लोकसभा जैसे होती है यहाँ पे, वहाँ पे ड्यूमा है, तो वहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, प्रेसिडेंट दोस्तों प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों को जो है डिसमिस भी कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। ये दोस्तों जो है कंसंट्रेशन है एग्जीक्यूटिव पावर का। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, अपनी विल पे जो है डिसमिस कर दे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जो होता है वो सबॉर्डिनेट होता है प्रेसिडेंट के। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुसार, ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अगर बात की जाए तो जज जो है पहले 19 होते थे, लेकिन 2020 के अमेंडमेंट से अब 11 जज कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। दोस्तों आपको याद हो तो आपने एक जगह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुनी थी, कहाँ सुनी थी? फ्रांस में सुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। और ये दोस्तों जैसे फ्रांस में मैंने आपको बताया था कि वो लॉ को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देखती है कि वैलिड है कि नहीं है, वैसे यहाँ पे भी वही काम है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दोस्तों जो है प्रेसिडेंट होते हैं और डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है, संवैधानिकता जो है लॉ की, ट्रीटी की, डिक्री की जो है रिव्यू करना। जुडिशरी दोस्तों फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, इन्फ्लुएंस उस पर एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव चूज करेगी तो फिर सीधी सी बात इंडिपेंडेंस की कहाँ रहेगी। इम्पीचमेंट दोस्तों प्रेसिडेंट का हो सकता है, जैसे उसके ग्राउंड क्या हैं तो हाई ट्रेजन या ग्रेव क्राइम जो है अगर किया हो तो जो है इम्पीचमेंट। और दोस्तों जो है मैं आपको पिछले 3 लेक्चर में रसिया, फ्रांस, यूके, इंडिया जो है अगर बात की जाए तो सबके ग्राउंड पता होने चाहिए। ग्राउंड सबके अलग अलग हैं इम्पीचमेंट के, हो सकता है कंपैरिजन पूछ ले यूपीएससी। प्रोसीजर क्या होता है तो सबसे पहले जो है स्टेट ड्यूमा में प्रोसीजर स्टार्ट होता है लोकसभा में। ठीक है, और 1/3 डिप्टीज से जो है ज़्यादा लोग या 1/3 डिप्टी लगभग मान के चलिए वो इनिशिएट करेंगे स्टेट ड्यूमा में। अप्रूवल चाहिए होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है,
उसके बाद स्पेशल पार्लियामेंट्री जो है कमीशन रिव्यू करेगा इसको, उसके बाद फाइनल रिमूवल जो है हो जाएगा जब 2/3 मेजॉरिटी जो है फेडरल काउंसिल की विद इन 3 मंथ जो है इसको पास कर देती है। हालांकि ये सब कहना का है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपने आदमी बैठा रखे हो, एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और इतनी तो तुम्हारे पास पावर है तो ऐसा होएगा नहीं। और प्रैक्टिकलिटी इसकी काफ़ी बहुत डिफरेंट है, ठीक है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है प्रैक्टिकलिटी। और मतलब ये मान के चलिए कि मतलब जो है एब्सोल्यूट प्रेसिडेंशियल स्टेबिलिटी है, ऐसा मान लो। अब दोस्तों आप लोग कहोगे कि सर जो है इंडिया से जो है कंपैरिजन करके बता दीजिए रसिया का। तो रसिया दोस्तों सोवरेन डेमोक्रेटिक फेडरल रूल ऑफ लॉ ये सब है, इंडिया में भी दोस्तों वही है, ठीक है। और हमारे यहाँ प्रेम्बल भी जो है में सारी चीज़ें दी गई हैं। रसिया में दोस्तों मल्टी एथनिक फेडरेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंडिया दोस्तों जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी के रूप में यहाँ पे मल्टी एथनिक फेडरेशन है, ठीक है। रसिया में दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है 6 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट हैं, जैसे कुछ रिपब्लिक कहलाते हैं, कुछ कराई, कुछ ओब्लास्ट, कुछ कुछ जो है एओ, कुछ ओक्रुक्स, कुछ फेडरल सिटी। तो 6 टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं, जबकि हमारे यहाँ पे एक सेंटर है, स्टेट है, यूटी है। यहाँ पे दोस्तों टोटल 85 सब्जेक्ट हैं रसिया के, हमारे यहाँ पे 36 हैं, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। रसिया की दोस्तों बात की जाए तो इसका अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टेट के पास जो है अपना सेपरेट जो है सोवरेंटी नहीं है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों सुप्रीम है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिपब्लिक के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, ठीक है। तो अमेरिका में आपने देखा था कि अमेरिका में भी जो है अपना अलग होता है स्टेट का, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। दोस्तों रसिया में जो फेडरल असेंबली है, ठीक है, और फेडरल काउंसिल होती है, हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है। प्रेसिडेंट दोस्तों यहाँ का स्ट्रांग है, हमारे यहाँ का ऐसे नॉमिनल होता है। प्रेसिडेंट दोस्तों अपॉइंटमेंट करता है पीएम का, और उनको अपनी इच्छा के अनुसार जो है डिसमिस भी कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट हमारे यहाँ अपॉइंट करता है पीएम को, लेकिन लोकसभा के कॉन्फिडेंस तक जो है पीएम बना रहता है, ऐसा नहीं कि इच्छा से हटा दे प्रेसिडेंट। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखती है मामलों को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है रिव्यू करती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की, जैसे फ्रांस में बताया था। दोस्तों यहाँ पे जो है फैथ इन गॉड है, ठीक है, वैल्यूज़ में। और जो है यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंशियल टर्म 2036 तक बढ़ा दिया गया है। हमारे यहाँ पे दोस्तों जो है टोटल अमेंडमेंट संविधान में अब तक हो चुके हैं 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। दोस्तों आपको याद हो तो मैंने पिछले 2-3 जो लेक्चर थे उनमें मैंने कहीं पे बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 130 अमेंडमेंट हैं, 130 अमेंडमेंट हैं, 130 अमेंडमेंट, मैंने ऐसा पिछले लेक्चर में कहीं पे बोला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको डाउट क्लियर कर दूं कि 130 जो अमेंडमेंट के जो बिल हैं वो पार्लियामेंट में पेश हो चुके हैं, लेकिन जो सक्सेसफुली अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो पाए हैं वो 106 हो पाए हैं। तो ये थोड़ा सा जो है आप अपना सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो है पिछले लेक्चर में कहीं पे बोला है कि 130 टोटल बिल आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, लेकिन सक्सेसफुली 106 ही हो पाया इंडिया में। दोस्तों राइट जो है लगभग हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट जस्टिफाइबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब राइट तो सब दे रखे हैं, लेकिन वैसा वीक अपोजिशन है, ठीक है। उनको मतलब लिमिटेड फ्रीडम, फ्री प्रेस है, फ्री प्रेस की भी उतनी स्वतंत्रता नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सब ठीक है। मल्टी पार्टी फ्री इलेक्शन ये अमेरिका नहीं, रसिया की जो है विशेषता है। और हमारे यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन का भूल जाओ, और मल्टी पार्टी तो गई तेल लेने, मतलब ऐसा कागज़ पेपर में है सर बस। और इम्पीचमेंट दोस्तों जो है हमारे यहाँ पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है प्रेसिडेंट को हटाया सकता है, यहाँ पे ट्रेजन या ग्रेव क्राइम के लिए। और रसिया का प्रोसेस बता ही दिया है। इंडिया का प्रोसेस ये है कि ये पार्लियामेंट से इसकी शुरुआत होगी और 2/3 मेजॉरिटी जो है दोनों हाउसेस से चाहिए होगी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, चीन के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो चीन का कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों जो है 1982 में आया, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन जो है 1949 में हुआ अंडर माओ जेडोंग, और ये दोस्तों जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इस्टेब्लिश करते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश्ड बाई माओ जेडोंग आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन 1949। 4 कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों जो है तब से ये चौथा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, 1954, 75, 1978, 1982 वाला चल रहा है। करंट कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों 1982 का है, जो कि ड्राफ्ट किया गया था नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन
रिवीजन कमेटी के द्वारा, ठीक है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन कमेटी ने इसको ड्राफ्ट किया था 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन। और ये दोस्तों जो है नेशनल पार्टी के मतलब जो वहाँ की जो एनपीसी है, समझ रहे हो, उनके द्वारा जो उसके द्वारा जो है वो जो है इसको मतलब जो है उसके अंडर जो है इसको ड्राफ्ट किया गया है एनपीसी, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोस्तों रिटन है, ठीक है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन है यानी कि इसमें जो है प्रेम्बल है, ठीक है, क्या है, प्रेम्बल है, और जो है 138 जो है एनपीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। जैसे अमेरिका में दोस्तों कांग्रेस है, और वहाँ पे जो अमेरिका में जो अपर हाउस है उसको दोस्तों जो है सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो ये दोस्तों जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो चाइना की है, ठीक है, जैसे यहाँ पार्लियामेंट होता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेम्बल है, 138 एलिमेंट नहीं आर्टिकल हैं, 4 चैप्टर में डिवाइड है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी और स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, नेशनल फ्लैग, एम्बलम, कैपिटल, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड है अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस की, ठीक है। और नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही अमेंडमेंट को जो है प्रपोज किया जाता है, या नेशनल पीपल्स कांग्रेस के डिप्टी 1/5 डिप्टी या उससे ज़्यादा डिप्टी अगर जो है उसको प्रपोज करते हैं तो जो है अमेंडमेंट आता है। और वो जो है 2/3 मेजॉरिटी से एनपीसी से यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस से जो है पास होना चाहिए। तो प्रपोज कौन कर सकता है, या तो नेशनल एनपीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी, अच्छा हमारे यहाँ पे कमेटी होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो हमेशा होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है जो तुरंत के तुरंत बनाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रपोज 2 ही लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी एनपीसी के जो डिप्टी हैं यानी कि जो मेंबर हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के, उसके 1/5 डिप्टी जो है जब आप प्रपोज कर देंगे तब जो है अमेंडमेंट होएगा। और रिक्वायर जो है वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी की है एनपीसी की। दोस्तों एनपीसी जो है सीपीसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एनपीसी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, सीपीसी के द्वारा। अब दोस्तों ये सीपीसी क्या है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसके द्वारा ही एनपीसी को यानी कि वहाँ की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। और सीपीसी जो है डोमिनेट करती है और इंश्योर करती है कि अमेंडमेंट कौन सा पास होगा कौन सा नहीं, क्योंकि उसका जब दलवा रहता है एनपीसी में। दोस्तों सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइना जो है सोशलिस्ट स्टेट है, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, यानी कि लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही चलेगी। कहाँ पे, चाइना में। तो चाइना कैसा है, सोशलिस्ट स्टेट है। वर्किंग क्लास के द्वारा जो है लेड किया जाता है, और वर्कर पीजेंट अलायंस जो है वहाँ पे है, वर्कर, मैंने पहले ही बताया था लेक्चर की शुरुआत में, वर्कर लीडरशिप यहाँ पे सीपीसी की दोस्तों जो है मैंडेटरी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और बाकी कोई जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। 1 पार्टी सिस्टम है सीपीसी, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और सीपीसी के विरोध में तुम नहीं खड़े हो सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विरुद्ध नहीं जा सकते हो। 2018 का दोस्तों अमेंडमेंट है, सी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए न्यू एरा। सोशलिज्म में जो है चाइनीज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ डाले, और जो है एक नया एरा की शुरुआत की 2018 में सी जिनपिंग ने। यूनिटरी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना का, मल्टी नेशनल स्टेट, यूनिटरी मल्टी नेशनल स्टेट है, ठीक है, मल्टी नेशनल स्टेट, यूनिटरी है, यूनिटरी। 56 रिकॉग्नाइज नेशनलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, सारी अथॉरिटी जो है एनपीसी और सीपीसी के पास ही है बीजिंग में। ये एनपीसी और सीपीसी समझ आ रहा है, सीपीसी जो है चाइनीज पीपल्स नहीं, चाइना की जो पार्टी है उसको सीपीसी कहते हैं, और जो एनपीसी है वो दोस्तों नेशनल पीपल्स चाइना, मतलब जो है वो जो है जो सीपीसी है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है। और एनपीसी जो है, एनपीसी वहाँ की जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों के द्वारा ही कोई डिवीजन ऑफ पावर वगैरह नहीं है। ऑटोनोमस रीजन की बात की जाए तो सिंजियांग, तिब्बत, हांगकांग, मकाऊ ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो है कोई ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके पास मतलब पूरा फेडरलिज्म ताकत सब दे दी, ये नहीं। स्टेट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो दोस्तों जो है हाईएस्ट ऑर्गन है स्टेट की पावर का, पार्लियामेंट टाइप का। स्टेट काउंसिल दोस्तों जो है ये सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये जो है प्रीमियर के द्वारा इसको हेड किया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट काउंसिल किसके लिए,
एनपीसी के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है और मेंबर इसके एनपीसी के द्वारा ही जो है चूज़ किए जाते हैं। स्टेट काउंसिल जो होती है वो सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट है। आप पहले बात समझिए, जो स्टेट काउंसिल है वो दोस्तों हेड की जाती है प्रीमियर के द्वारा। रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है? एनपीसी, वहाँ की जो कांग्रेस है उसके द्वारा। स्टेट काउंसिल आप इसे मान के चलिए कि ये सरकार से इसका ताल्लुक है, ये एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो स्टेट काउंसिल है, और इसके मेंबर जो है एनपीसी के द्वारा चूज किए जाते हैं। ठीक। प्रेसिडेंट दोस्तों चाइना की अगर बात की जाए तो इसका जो है ये इलेक्ट किया जाता है एनपीसी के द्वारा 5 सालों के लिए। ठीक है, और ये सिर्फ सेरेमोनियल इसका रोल होता है, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल होता नहीं, जैसे अपने इंडिया का। 2018 में दोस्तों इसका अमेंडमेंट किया गया है और इसका रिमूव कर दिया गया है 2 टर्म लिमिट। ठीक है, यानी कि आप शी जिनपिंग जो है इंडिफिनिट टाइम के लिए जो है रूल कर सकते हैं, जब तक चाहें तो शी जिनपिंग रह सकते हैं। ये अमेंडमेंट करके हटा दिया गया कि 2 बार ही रूल करेगा, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट और दोस्तों प्रीमियर जो होती है, देखिए मैंने प्रीमियर क्या कहा, जो प्रीमियर है वो स्टेट काउंसिल, जो प्रीमियर होता है वो स्टेट काउंसिल को हेड करता है। स्टेट काउंसिल क्या है? तो सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंट और जो प्रीमियर है ये दोनों मिलकर के डुअल एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। किसके कंट्रोल में? सीपीसी, जो वहाँ की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अच्छा, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर कैसा है? यूनिकैमरल, समझ रहे हो? एक ही है बस वहाँ पे, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। 5 ईयर का टर्म होता है। 3000 डिप्टी हैं, 3000 डिप्टी हैं। ऐसा आपने देखा किसी देश की पार्लियामेंट में इतने हो? 3000 डिप्टी। स्टैंडिंग कमेटी में अगर बात की जाए तो 200 मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी में। और ये दोस्तों परमानेंट बॉडी है। जब एनपीसी सेशन में नहीं होती है ना, तो स्टैंडिंग कमेटी काम करती है, 200 मेंबर की होती है। रियलिटी में अगर बात की जाए तो दोस्तों एनपीसी एक सिर्फ रबर स्टैंप है। सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वही डोमिनेट करती है डिसीजन में। कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों जो लीडरशिप है, वही दोस्तों प्रियम्बल में कहा गया है कि मल्टी पार्टी कोऑपरेशन अंडर सीपीसी लीडरशिप विल कंटिन्यू लॉन्ग इनटू द फ्यूचर। यानी कि सीपीसी की लीडरशिप में ही जो है सारा काम होगा फ्यूचर में। सीपीसी की मोनोपोली जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है सीपीसी की मोनोपोली को। दोस्तों गाइडिंग जो आइडियोलॉजी है चाइना में वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, माओ जेडोंग के थॉट, डेंग जोपाइंग की थ्योरी, 3 रिप्रेजेंट जियांग जेमिन, साइंटिफिक आउटलुक ऑन डेवलपमेंट, हो जिनतांगो को, ये सब जो है प्रेसिडेंट वहाँ के वगैरह हैं। ठीक है, और शी जिनपिंग ने जो है नए थॉट अपने जोड़े, मतलब वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट आता है तो अपनी नई लेकर के आता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, माओ जेडोंग बता चुका हूँ, डेंग जोपिंग बता चुका हूँ, और शी जिनपिंग मैंने आपको बताया। ठीक है, तो नए प्रेसिडेंट आते तो अपनी एक जो है मतलब दबदबा लेने के लिए जो है, मतलब चूतिया बनाने के लिए, काटने के लिए, जैसे शी जिनपिंग जो है बीआरआई और ये जो है ये सब जो है, मतलब बीआरआई और जो है वो क्या, ये सब क्यों लेकर आए? उनका बताना था कि जो है चाइना को महान बना देंगे सब, वैसे सिल्क रोड वगैरह जो है, तो ये सब एक प्रोपोगेंडा लेकर आते हैं। ठीक है, चाइना में तो बल्कि प्रोपोगेंडा चलाने के लिए अलग से पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि प्रोपोगेंडा सेट करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बना के रखी हैं चाइना में। तो यहाँ पे दोस्तों डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, यानी कि जो यहाँ पे गवर्नेंस के प्रिंसिपल हैं वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, समझ रहे? यानी कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है। इलेक्शन दोस्तों जो है लोकल कांग्रेस में होते हैं। ठीक है, और लेकिन सारे कैंडिडेट प्री अप्रूव होंगे सीपीसी के द्वारा, यानी कि सीपीसी का जो व्यक्ति चाहेगा वही इलेक्शन में जाएगा। वाह वाह वाह। लोअर ऑर्गन जो है आंसरेबल होता है हायर ऑर्गन के प्रति, ये सेंट्रलाइज हिरार्की है, मतलब जो लोअर ऑर्गन होगा वो हायर ऑर्गन के प्रति जिम्मेदार होगा। फंडामेंटल राइट दोस्तों बाकी सब दे रखे हैं, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स। मतलब आम नागरिकों के ऊपर उतना अत्याचार है नहीं, जैसा जो है, जैसे मतलब हम लोग यहाँ सोच लेते हैं कि दिन भर जो है मारा पिटाई चलती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए लोग चाइना ना रूस जात करके आ भी जाते हैं, बढ़िया जो है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है दरअसल। इन्जॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, सोसाइटी एंड कलेक्टिव गुड। दोस्तों लेकिन इन्जॉयमेंट आपका ऐसा नहीं कि जो है तुम कुछ भी इन्जॉय करोगे जा करके। ठीक है, पार्टी तो बनती है, फिर तुम बताएं पार्टी, वहाँ पे इन्जॉयमेंट जो होता है वो स्टेट के इंटरेस्ट के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है स्टेट, मतलब जो है स्टेट के इंटरेस्ट कुछ हैं, स्टेट की विचारधारा कुछ है, उसके तुम विरुद्ध जाओ। सोसाइटी के उसमें होना चाहिए। सोसाइटी कहाँ से कूद पड़ी बीच में? भैया सोशलिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा है ना, सोसाइटी सोचेगा, कलेक्टिव, सबका साथ सबका विकास चलेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, एसोसिएशन है। ठीक है, और ऐसी दोस्तों बातें सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, एसोसिएशन वगैरह। दरअसल तुम्हें
पार्टी का ही डंका बजाना पड़ेगा, बाकी बस ऐसे है नाम की। ह्यूमन राइट्स जो है एक्सप्लिसिटली जो है मेंशन किए गए हैं, ऐसा 2004 में अमेंडमेंट करके किया गया है ह्यूमन राइट्स। चाइना ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वाह। हाँ, वो कौन है मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, वीगर मुसलमान। टर्की पहले बनता था वो बड़ा नेता, अब जो है मुसलमानों का मसीहा बनता था टर्की, और बाद में जो है चाइना से जैसे पैसा मिलने लगा तो भूल गया ईगर मुसलमानों को। सारे मुसलमान नहीं जानते ईगर मुसलमान जो अत्याचार होता है चाइना में। फंडामेंटल ड्यूटी जो है सिटीजन को अपहोल्ड वहाँ पे करनी पड़ती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है, वैसे यहाँ पे भी अपहोल्ड करते हैं। यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेंटी, नेशनल सिक्योरिटी, उसको अपहोल्ड करेंगे। उनकी ड्यूटी होगी रिस्पेक्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, प्रोटेक्ट करें स्टेट के सीक्रेट जो है बाहर ना जाए। देखिए कितना एक्सप्लिसिटली शब्द मेंशन किया गया है, स्टेट के सीक्रेट प्रोटेक्ट करें, हैं ये चाइना है। परफॉर्म करें मिलिट्री सर्विस को, मिलिट्री सर्विस वहाँ पे दोस्तों परफॉर्म करें, ऐसा जो है ड्यूटी है, ठीक है। टैक्सेस को कायदली पे करते रहें। मेजर अमेंडमेंट जो है आपको जानने चाहिए, 2004 में ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन दी गई। 2018 में प्रेसिडेंट का मैं बता ही चुका हूँ। 2023 में जो NPC है उसको स्ट्रेंथ किया गया, ठीक है, और रीअफर्म किया गया CPC की सुप्रीमेसी। पार्टी की तो कुछ नया है ही नहीं फिलहाल। तो अब दोस्तों जो है हम इंडिया और चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो चाइना का दोस्तों सोशलिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप चलती है CPC पार्टी के उसमें। हमारे यहाँ पे सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे एक ही चलता है। यूनिटरी दोस्तों चाइना का है, हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, और ठीक है यूनिकैमरल है। ठीक है, NPC है, 3000 डिप्टी हैं। हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा बाईकैमरल है। चाइना में दोस्तों प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, और प्रीमियर जो होती है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्रीमियर, ठीक है। और दोनों जो है CPC के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। जैसे चाइना का शायद प्रेसिडेंट जो नहीं प्राइम मिनिस्टर वगैरह, चाइना का प्राइम मिनिस्टर, चाइना प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर जो है ये चाइना ये ली कियांग है। ली कियांग जो है चाइना का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और यही दोस्तों जो है प्रीमियर होते हैं। ये देखिए विकीपीडिया पर क्या लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली नोन एज प्रीमियर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो प्रेसिडेंट होता है दोनों ही दोस्तों है CPC के कंट्रोल में रहते हैं, पार्टी के कंट्रोल में रहते हैं। वन पार्टी की डोमिनेंट है, और यहाँ पे मल्टी पार्टी चलता है इंडिया में। चाइना में जो जुडिशरी होती है वो दोस्तों सबॉर्डिनेट होती है NPC और CPC के, कोई रियल इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। चाइना में दोस्तों जो है गारंटीड बट सब्जेक्ट टू राइट्स जो है वो जो है गारंटी किए गए हैं, लेकिन वो जो है सोसाइटी कलेक्टिव इंटरेस्ट और स्टेट के प्रति जो है वीक इन्फोर्समेंट है चाइना में राइट्स का। हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है और इन्फोर्सेबल जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, आर्टिकल 32। चाइना में दोस्तों जो है अमेंडमेंट फ्रिक्वेंट होते रहते हैं, ठीक है, और CPC के द्वारा ही होते रहते हैं। और जैसे अनलिमिटेड प्रेसिडेंसी दे दी गई सी जिनपिंग को 2018 में अमेंडमेंट करके। इंडिया में दोस्तों 106 अमेंडमेंट हुए हैं, और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है पार्टी चला रही। तो फाइनली दोस्तों जो है चाइना और रसिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेक्चर था कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोस्तों जो है ऐसा लेक्चर यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा मकसद रहता है। बाकी आज दोस्तों 4th लेक्चर था, और अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं USA का कॉन्स्टिट्यूशन, UK का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन, रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन। कल दोस्तों जो है लास्ट लेक्चर बचेगा, जिसमें मैं आपको कवर करने वाला हूँ, क्या कवर करने वाला हूँ, स्विस का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्विट्ज़रलैंड, और जापान का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दोस्तों जो है ये वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएंगे UPSC पर्सपेक्टिव से। मैंने आपको बहुत एडवांस पढ़ा दिया है, ठीक है। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PPT मिल जाएगी, ज़रूर ध्यान से, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, PDF से पढ़ाई करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में प्रोमो कोड मिल जाएगा, लगा दीजिएगा। धन्यवाद।